द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी आई कैसे, यूरोप नेशनलिस्ट कंट्री बना कैसे, नेशन स्टेट बना कैसे, चलिए देखते हैं। देखो यूरोप के बारे में बता देता हूँ, उस समय पे यूरोप की हालात कैसे थे, यूरोप कंट्री कैसी थी। यहाँ पे यूरोप की जो कंट्रीज हैं, अभी हम जिनका नाम पढ़ते हैं, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, ये पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। पहले क्या था, एक बहुत बड़ा सा एम्पायर था और ये सब उसके पार्ट्स थे। अब इतना बड़ा एम्पायर है और ये सब इसके पार्ट्स हैं, तो अलग अलग कल्चर्स होंगे। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चले जाओ, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग होंगे। अब अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो देखो अलग अलग कल्चर और अलग अलग लैंग्वेज के लोग एक दूसरे को भाई भाई नहीं मानते थे। उनके लिए उनका भगवान कौन, उनका भाई कौन, उनका रूलर, उनका एम्परर। अब जब लोगों की आइडियोलॉजी ही इतनी डिफरेंट थी, लोग एक दूसरे के साथ ही नहीं रहना चाहते थे। जब ये सब चीज़ें हो रही थी, तो जो यूरोप है उसमें नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी आई कैसे, जो यूरोप है वो नेशन स्टेट बना कैसे, देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर हंगरी फॉर ऑस्ट्रो-हंगेरी फॉर एग्जाम्पल वाज अ पैचवर्क ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट पीपल। देखो जो हैब्सबर्ग एम्पायर है, जिसने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर पे रूल किया था, ये जो हमारा जर्मनी, इटली, ये सब किसके पार्ट है, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के पार्ट है। तो जब इस पे रूल किया था, उसमें बहुत अलग अलग कल्चर्स के, बहुत अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं। कुछ लोग जर्मन भी बोलते थे, कुछ लोग इटालियन भी बोलते थे, कुछ लोग अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। तो ये सब लोग साथ आए कैसे, अल्टीमेटली ये लोग साथ आए कैसे, चलिए आगे देखते हैं। द एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। अच्छा, ये एरिस्टोक्रेसी, न्यू मिडिल क्लास है क्या? सबसे पहले एरिस्टोक्रेसी क्या है? एरिस्टोक्रेसी या एरिस्टोक्रेट किसको बोला जाता है? देखो एरिस्टोक्रेसी या एरिस्टोक्रेट्स कौन लोग थे? रिच माइनॉरिटी that were politically dominant। देखो एरिस्टोक्रेट्स कौन थे? जो बहुत ज़्यादा वेल्दी लोग थे, जो राजा के करीबी लोग थे, जो नोबल्स थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी। भले ही पूरे यूरोप में ये माइनॉरिटी में थे, बहुत कम लोग थे, पर यूरोप की जो जितनी भी ज़मीन थी, जितनी भी वेल्थ थी, वो किसके पास थी? एरिस्टोक्रेट्स के पास थी। ठीक है, देखो ये बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी में थे। The member of the class were united by a common way of cut across the regional division. They owned estates in the countryside and also in town houses. They spoke French for purposes of diplomacy and high society. जैसे आज हमारे यहाँ जो इंग्लिश है, इंग्लिश को एक क्लास का जरिया देखा जाता है कि जब कोई भी पार्टीज में मिलेंगे तो लोग इंग्लिश में बात करते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, उनकी मीटिंग्स भी इंग्लिश में होती है। ऐसे उस समय पे जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो रिच लोग थे, जो वेल्दी लोग थे, वो लोग भी क्या करते थे, एक दूसरे के साथ टाइप कैसे करते, एक दूसरे के साथ बातचीत कैसे करते थे? फ्रेंच में करते थे। ऐसी बात नहीं है, यूरोप में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। फ्रांस में फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, पर अगर दूसरे साइड चले जाएं, हम जर्मनी साइड चले जाएं, स्पेन साइड चले जाएं, वहाँ तो जर्मन बोलने वाले लोग हैं और अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। पर इनके लिए जो कॉमन लैंग्वेज क्या थी हाई सोसाइटी में दिखने की? फ्रेंच थी। The majority of population was made up of the peasantry। अब हमने क्या देख लिया कि यार ये तो माइनॉरिटी में थे, पर मेजॉरिटी में कौन थे? पीजेंट्स थे। मेजॉरिटी में कौन थे? पीजेंट्स थे। मतलब अभी सोसाइटी कैसी है? अभी सोसाइटी कैसी है? सोसाइटी कैसी है? देखो या तो एरिस्टोक्रेट्स है या तो
पीजेंट्स है, ठीक है। सोसाइटी दो लोगों में बटी है, एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्स, ठीक है। देखो एरिस्टोक्रेट्स में नोबल्स भी आ रहे हैं, क्लर्जी क्लास के लोग भी आ रहे हैं, जो वेल्दी लोग हैं वो भी आ रहे हैं इसी चीज में। अच्छा, अब हमने क्या देख लिया, एरिस्टोक्रेट्स किस में थे, माइनॉरिटी में थे, पर इनके पास पूरी की पूरी जमीन थी। ये बेचारे मेजॉरिटी में होने के बाद भी इनके पास ना ज्यादा जमीन थी, ना ज्यादा ये वेल्दी थे, और अल्टीमेटली जो पीजेंट्स हैं उनको एरिस्टोक्रेट्स के लिए काम करना पड़ता था। अब 18th सेंचुरी आते आते, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी आते आते जो यूरोप है, यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पीक पे आती है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही साथ जो पीजेंट्स थे, जो कंट्री साइड में लोग रहते थे, जो गांव में लोग रहते थे, वो शहरों की तरफ पलायन करते हैं, शहरों की तरफ मूव करते हैं, काम की खोज में काम करते हैं इंडस्ट्रीज में। तब उनको तब एक नई पॉपुलेशन का जन्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास या वर्किंग पॉपुलेशन। अब न्यू मिडिल क्लास या वर्किंग पॉपुलेशन कौन थी, ऐसे लोग जो इन सब चीजों से दूर आ चुके थे, ये पीजेंट और एरिस्टोक्रेसी की, मतलब ये गांव से अपनी जमीन छोड़ के आ चुके हैं, या फिर अगर किसी एरिस्टोक्रेट के यहाँ काम करते हैं तो उस चीज को प्रॉपरली छोड़ के आ चुके हैं। इनकी रोजगार का, इनकी अर्निंग का मेन सोर्स क्या है, वर्क है, इंडस्ट्रीज में ये काम कर रहे हैं, वही इनकी अर्निंग का मेन सोर्स है। तो न्यू मिडिल क्लास या इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन। अब जब ये वर्किंग पॉपुलेशन आती है तो वर्किंग पॉपुलेशन, जैसे ये लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो इनके पास पैसा आता है और ये लोग अपने जो बच्चे हैं उनको पढ़ाते लिखाते हैं। ये लोग भी पढ़ते लिखते हैं। देखो इंडस्ट्रीज में जाके इनको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझ आती है कि नहीं यार, यहाँ तो सभी लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे सभी लोग पढ़ रहे हैं, जो वर्कर है उसके लड़के भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे स्कूल्स भी, देखो पहले की जो फैक्ट्रीज होती थी उनमें स्कूल्स भी होते थे, स्कूलिंग सिस्टम भी होती थी कि नहीं आपके बच्चों को हम पढ़ाएंगे, यहाँ पे आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, आप लोगों को एजुकेशन दी जाएगी। तो इनको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ आती है। जब ये लोग इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ जाते हैं तो पहले क्या है, लोग अनपढ़ थे, लोगों को कुछ पता नहीं था, तो वो राजा से सवाल नहीं करते थे। जब ये लोग थोड़े पढ़े लिखे बने, जब इनमें समझ आई खुद की, जब इनको पता चला कि नहीं यार ये राजा क्यों बना है ना, राजा ने ऐसा किया तो क्यों किया, ये चीज़ों पे जब ये लोग सवाल करने लगे, जब सवाल करने लगे, अब सवाल क्यों करने लगे, क्योंकि ये लिटरेट हो चुके थे, ये पढ़े लिखे हो चुके थे। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड द पॉपुलैरिटी। मतलब ये लोग जब सवाल करने लगे, अब सवाल करने लगेंगे तो भाई सीधी सी बात है, जो एरिस्टोक्रेट्स हैं या जो रिच लोग हैं उनको पसंद नहीं आएंगे। पहले तो भाई एकदम अच्छे से जी रहे थे। पहले की सोसाइटी के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। पहले की सोसाइटी कैसी थी, यूरोपियन सोसाइटी मोस्टली, कि जो क्लर्जी क्लास के लोग हैं, जो प्रीस्ट हैं, उनको भगवान ने चुना है हमें ज्ञान देने के लिए, हमारे प्रीस्ट बनने के लिए, हमारे पुजारी बनने के लिए, जो भी बोले आप। और जो राजा है राजा को भगवान ने चुना है हम पे रूल करने के लिए। राजा ने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे, इसलिए उसको हमारा राजा बनाया है, भगवान ने चुना है। हम इस पे सवाल नहीं कर सकते, हम भगवान की डिसीजन पे सवाल नहीं कर सकते। तो राजा से कोई सवाल नहीं पूछता था। अब जब ये लोग पढ़े लिखे हुए, इनको पता चला कि भाई यार ये सब चीज़ें तो फालतू बातें हैं, अब हम सवाल क्यों नहीं कर सकते। अगर ये हमारा राजा है, अगर राजा ने कोई नियम निकाला है, राजा ने किसी इंसान को कोई सज़ा सुनाई है, तो हम पूछ सकते कि नहीं भाई तुमने ऐसा क्यों किया है, इस इंसान की गलती क्या थी, हमें भी बताओ। अगर आप ये लॉ लाए हो तो हमें भी बताओ क्यों लाए हो। तो इस सब चीज़ों के कारण ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे इनको पसंद नहीं करते थे, और इसी के कारण एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। और ये लोग क्या मूवमेंट स्टार्ट करते थे, अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलैरिटी। मतलब ये एरिस्टोक्रेट से लड़ाई छेड़ देते हैं, और ये सब चीज़ें जब पूरे फ्रांस में फैलती है, पूरे यूरोप में फैलती है, तो इनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, और लोग इनके साथ जुड़ते हैं, और लोग लिबरल बनते हैं, और लोग एजुकेटेड बनते हैं। चलिए, व्हाट डज लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। लिबरल नेशनलिज्म से मतलब क्या है।
अब लिबरल नेशनलिज्म देखिए, सबसे पहले लिबरल का मतलब समझते हैं। देखो लिबरल किससे मिलके बना है? लिबर से। लिबर मतलब फ्री। लिबरल, लिबरल का अल्टीमेट मीनिंग फ्रीडम है, पर आज़ादी, फ्रीडम और लिबरलिज्म को कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि बहुत छोटा सा कंपैरिजन है कि आप इस चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते हो। लिबरलिज्म का मतलब है अल्टीमेट फ्रीडम, थॉट्स की फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब आपको अपना राजा चुनने का अधिकार है, आपको अपना लीडर चुनने का अधिकार है। आप क्या काम करोगे, कौन चुनेगा? आप चुनोगे। आप पढ़ाई करोगे, नहीं करोगे, किसका डिसीजन है? आपका डिसीजन। कोई आपका अगर पढ़ने का मन है तो मतलब कोई रोक नहीं सकता आपको पढ़ने से, ठीक है। तो ये सब किसके अंडर आते हैं? लिबरलिज्म के, या लिबरल्स, ये लिबरल्स की आइडियोलॉजी थी। अच्छा, फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इन लोगों के लिए लिबरलिज्म या नेशनलिज्म का मतलब क्या था, या जो फ्रीडम है इस चीज का मतलब क्या था? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब जो नियम है वो सभी लोगों के लिए सेम होना चाहिए। जो एरिस्टोक्रेट्स हैं या जो पीजेंट्स हैं, सभी लोगों के लिए नियम क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड द क्लरिकल प्रिविलेजेस। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या है? ऑटोक्रेसी अल्टीमेटली देखिए, मोनार्की भी एक टाइप की ऑटोक्रेसी है, जहां पे एक इंसान के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, वो इंसान जो चाहे वो कर सकता है और वो किसी चीज के लिए अकाउंटेबल नहीं होता है। देखो अगर हमारा कोई राजा है और कल को उठ के वो किसी भी इंसान को गोली मार देता है, तो वो राजा का जो मन है वो कर सकता है, कोई इससे सवाल करेगा क्या? नहीं कर सकता है। क्लरिकल प्रिविलेजेस क्या है? जो चर्च के लोगों को जो प्रिविलेजेस मिलते थे उस चीज को हटाओ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लाओ और एक गवर्नमेंट लाओ जो हमको रिप्रेजेंट करती है, जो हम लोगों ने चुनी है, ठीक है। हम लोग जो लीडर को चुनते हैं उसकी सरकार आए जो हमारे आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करेगी। नहीं यार, ये आइडियाज़ उठने चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये इस टाइप से विकास होना चाहिए, ठीक है। और इनवायलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब इनवायलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? सबसे पहले राजा थे लुई 16। लुई 16 ने क्या बोला कि प्रॉपर्टी का हक सिर्फ अमीर लोगों का है। लुई 16 के बाद आए जेकबिन क्लब के लोग, उनने क्या बोला कि चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी ले लो तुम लोग भी। फिर जेकबिन क्लब के बाद कौन आए? नेपोलियन आए। नेपोलियन ने क्या बोला कि नहीं भाई चलो ठीक है, ले लो प्रॉपर्टी, हम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होता है कि कोई दूसरे रूलर आता है, वो कहते कि नहीं, प्रॉपर्टी लेने का हक नहीं है तुम्हें। तो ये जो मतलब उठापटक चल रही थी कि कभी कहते हो कि प्रॉपर्टी ले सकते हो, कभी कहते हो कि नहीं, कभी कहते हो कि ले सकते हो, कभी कहते हो कि नहीं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, हमें प्रॉपर्टी का हक मिलना चाहिए। अच्छा, Yet equality before law did not necessarily stand for universal adult suffrage। अच्छा, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि देखो ये लोग अल्टीमेटली एक नेशन स्टेट चाहते थे, है ना। तो नेशन स्टेट या डेमोक्रेसी में क्या होता है? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, मतलब सभी लोगों को जो 18 साल के हो चुके हैं उनको वोटिंग राइट मिलता है, जो सिटीजन्स हैं उनको वोटिंग राइट मिलता है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो आदमी है, औरत है, कौन है, सभी लोगों को वोटिंग राइट मिलता है। पर जो लिबरल्स थे वो लोग ये नहीं चाहते थे यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, मतलब सभी लोगों को वोटिंग राइट नहीं देना चाहते थे। वोटिंग राइट वो किसको देना चाहते थे? वोटिंग राइट वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओइंग मैन, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो थोड़े रिच लोग हैं, मतलब जो टैक्स पेयर पॉपुलेशन है, सिर्फ उसको वोटिंग राइट मिले, बाकी सबको भाड़ में जाने दो। औरतों को, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उनको नहीं मिलना चाहिए। थ्रू 19th century and the early 20th century, women and non-propertied men organized opposition movement and demanding equal political right। भाई देखो, अगर एक घर में 4 लोग रह रहे हैं और तुम ये बोलो कि यार नहीं ठीक है, बड़ा बेटा काम कर रहा है तो पूरी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? बड़े बेटे को। तो ये तीनों बेटे मुंह देखें, ऐसा तो होगा नहीं। वो भी आवाज़ उठाएंगे कि नहीं भाई, तुमने बड़े भैया को प्रॉपर्टी पूरी दे दी, हम लोग क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे। तो ऐसी जो विमेंस थी और जो नॉन प्रॉपर्टी ओनिंग मैन थे, उन सब ने रिवोल्ट किए कि नहीं, हमें भी वोटिंग राइट चाहिए। In economic sphere, liberalism stood for the
फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, यहाँ पे देखो इकोनॉमिक टर्म्स में देखा जाए, पैसे के टर्म्स में देखा जाए, ट्रेड या बिजनेस के टर्म्स में देखा जाए, तो लिबरलिज्म का मतलब क्या है कि जो स्टेट ने तुम पे इम्पोजिशन लगा के रखी, फालतू की रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखी है, उनका एबॉलिशन होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज है, देखो यहाँ पे बताता हूँ तुम लोगों को। In 1833, Hamburg to Nuremberg sell good have passed through 11 custom barriers and pay custom duty about 5%। देखो अगर तुम्हें हैमबर्ग से न्यूरमबर्ग ट्रेवल करना है तो उसके बीच में, मतलब अगर तुम्हें बिजनेस भी करना है तो उसके बीच में तुम्हें कितने कस्टम बैरियर्स पार करने पड़ेंगे? 11 कस्टम बैरियर्स। मतलब ऐसा समझ लो कि इंडिया में तुम्हें अगर ट्रेड करनी है तो इंडिया में जैसे कोई सामान ला रहे हो तुम, उस पर क्या लगेंगी? कस्टम ड्यूटी लगेंगी। अगर तुम कुछ कंट्री मतलब कोई दूसरी कंट्री से यहाँ पे आके अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं तो उन पे टैक्सेस लगते हैं। तो एक फिक्स टैक्स है, पूरे इंडिया में चले जाओ कहीं पे भी वो टैक्स तुम्हें देना पड़ेगा। अगर अब ऐसा हो कि इंडिया में अगर तुम दिल्ली में आओगे तो दिल्ली में टैक्स देना पड़ेगा, अब वहां पे जाओगे तो वहां पे अलग टैक्स देना पड़ेगा। मतलब दिल्ली में जो दे रहे हो वो तो दे ही रहे हो, मतलब एक फिक्स टैक्स नहीं है तुम्हारा। यहाँ पे 5% है, यहाँ पे 50%, यहाँ पे 50%। तो कितने? 11 कस्टम बैरियर्स थे और उनमें इनको कितनी कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी? 5% हर एक को। अरे 5% हर एक को देंगे तो 11 5 जा 55, ठीक है। 55% तो हमारा टोटल तुम ही ने रख लिया, बाकी 45% का हम क्या करेंगे? अचार डालेंगे क्या? नहीं भाई। तो ये सब चीजें हटना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे दिया क्या है, अगर उस समय पे आप हैमबर्ग से न्यूरमबर्ग जाते थे तो वहाँ पे मेजरमेंट ही चेंज हो जाती थी कि कहीं पे वही सेम कपड़ा, देखो जो हम लोग 1 मीटर बोलते हैं वहाँ पे क्या है? एल है, ठीक है। मीटर की जगह यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? एल हो रहा है। तो कहीं पे जो एक एल कपड़ा है वो 54.7 सेंटीमीटर है, वो किसी दूसरी एरिया में 55.1 सेंटीमीटर, कहीं पे 65 है ना, कहीं पे 53 है। तो पूरी की पूरी मेजरमेंट चेंज हो रही। तो इनने बोला कि यार ऐसे तो हमारा बहुत घाटा होगा, एक फिक्स मेजरमेंट करो कि एक एल अगर इस पार्ट में 50 मीटर है या 100 मीटर है या 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर है, तो इस पार्ट में भी वो 50 या 100 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। In 1834, a custom union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia, joined by the most of German states. The abolished tariff barrier and numbers of currencies from over 32 to। देखो जो इन्हीं सब चीज़ों की डिमांड को देखते हुए बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, प्रूशिया और प्रूशिया के इनिशिएटिव से, मतलब प्रूशिया के जो ट्रेडर्स थे और जो बिजनेसमैन लोग थे, उन्होंने क्या किया? एक कस्टम यूनियन बनाई, एक ट्रेड यूनियन बनाई जिसका नाम क्या था? ज़ोल्वेरिन। अब ज़ोल्वेरिन के आते ही इन लोगों ने क्या किया? जो टैरिफ बैरियर्स हैं, टैरिफ बैरियर्स मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, जो तुम्हें एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाओगे उसके बीच में जो तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा ट्रेड का, उसको हटा दिया। और जो करेंसीज थी, मतलब पहले 30 करेंसीज थी, तुम्हें हर अलग अलग करेंसी में अलग अलग टैक्सेस पे करने पड़ेंगे भाई, बहुत ज़्यादा झंझट। तो 30 से कितने पे ले आए? 2 पे ले आए करेंसी को। A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiment and growing at the time. A new conservatism after 1815। 1815 के बाद क्या हुआ? एक कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी कैसे फैली? देखो अभी तक फ्रांस पे और फ्रांस के आसपास की जो टेरिटरीज हैं उस पे किसका रूल चल रहा है? नेपोलियन भाई का, ठीक है। अब लोग हो चुके हैं नेपोलियन से परेशान, तो टोटल 4 कंट्रीज साथ में मिलके, ठीक है, BARP, ठीक है, बार्प कंट्रीज, ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फिर रशिया और प्रूशिया। ये 4 कंट्री साथ में मिलके आती हैं और नेपोलियन पे हमला करती हैं और नेपोलियन को हरा देती हैं इन 1815। 1815 में किसमें? बैटल ऑफ
बैटल ऑफ वाटरलू में, बैटल ऑफ वाटरलू में। वाटरलू एक जगह है जहां पे ये लड़ाई हुई थी और वहां पे नेपोलियन को अल्टीमेटली हरा दिया जाता है। ठीक है, जब ये नेपोलियन को हरा देते हैं तो उसके बाद ये कंजर्वेटिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको फिर से एस्टेब्लिश करते हैं। अच्छा, कंजर्वेटिज्म क्या होता है? एक ऐसी आइडियोलॉजी जो पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं। मतलब देखो यहाँ पे कंजर्वेटिव किसको बोला जा रहा है? कंजर्वेटिव कौन होगा यहाँ पे? देखो, जो पुराने रीति रिवाजों को मानेगा, जो चाहेगा कि नहीं, जो पहले से आइडियोलॉजी चलते आ रही है, जो पुराने रीति रिवाज चलते आ रहा है, जो राजा शासन है वो चलते आ रहा है, वापस से आए। अब कौन कंजर्वेटिव कहलाएगा यहाँ पे? जो एरिस्टोक्रेट्स हैं या जो नोबल्स हैं जिनका उस चीज़ में फ़ायदा है। भाई अल्टीमेटली जिसका फ़ायदा है वही चाहेगा ना कि यार हमारे हिसाब से चले। अब डेमोक्रेसी आ जाएगी तो जो एरिस्टोक्रेट्स हैं उनका फ़ायदा होगा क्या? नोबल्स का फ़ायदा होगा क्या? नहीं, क्योंकि पूरी पावर तो इनके हाथ से चली गई। तो यहाँ पे जो कंजर्वेटिव्स हैं वो कौन है? एरिस्टोक्रेट्स या नोबल्स। Most conservative, however, did not propose a return of society of pre-revolutionary days. Rather, they realized initiative changed by the Napoleon modernized could not. अच्छा, देखो यहाँ पे लिखा क्या है? कंजर्वेटिज्म आ तो गया, नेपोलियन को इन्हें हरा दिया, अपने कंजर्वेटिज्म ले आए। जो पहले कुछ बीच में लटक गए थे कि डेमोक्रेसी भी नहीं है, नेशन मतलब मॉडर्न स्टेट भी नहीं है, मतलब डेमोक्रेसी और मोनार्की के बीच में जो लटक गए थे, अब ये वापस से क्या ले आए? मोनार्की ले आए। देखो नेपोलियन सबसे पहले लुई 16 हटे। लुई 16 के हटने के बाद लुई 16 के टाइम पे मोनार्की हटने के बाद जेकबिन क्लब आया, फिर नेपोलियन भाई आए, फिर उसके बाद ये फिर से वापस से मोनार्की ले आते हैं। मोनार्की से दूर भाग रहे थे और वापस से ये लोग मोनार्की ले आते हैं। तो ये लोग भले ही मोनार्की ले आए थे पर अल्टीमेटली ये जो पहले जैसे मोनार्की थी, पहले जो मोनार्कियल सिस्टम था, रेवोल्यूशन होने से पहले, जो नेपोलियन के आने से पहले जो मोनार्कियल सिस्टम था उसको वापस नहीं लाते हैं, क्योंकि इनको भी पता था जो नेपोलियन का रूलिंग सिस्टम है, जो नेपोलियन का रूलिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा रैशनल है। इससे हमें भी फ़ायदा होगा और ऐसे ही देश चल पाएगा अच्छे से। बाकी तो भाई राम भरोसे है दुनिया। In 1815, Britain, Russia, Prussia and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at the Vienna to draw up the settlement of Europe। ठीक है, देखो ये चार कंट्रीज ने जब नेपोलियन को हरा दिया था तो ये लोग क्या करते हैं? वियना में मिलते हैं। वियना में क्यों मिलते हैं? कि भाई चलो ठीक है, हमने हरा तो दिया, अब करना क्या है आगे? अभी जो कंट्रीज मतलब अकेली हो गई हैं, इनका रूलर को हमने हटा दिया है, इनको देखेगा कौन? या फिर आगे एक ऐसा दूसरा नेपोलियन ना पैदा हो जाए, इस चीज़ से बचाने के लिए हम यूरोप में क्या करेंगे? तो एक सेटलमेंट प्लान ड्रॉ किया इनने। अच्छा, ये जो कांग्रेस थी ये किसने हेल्ड की थी? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने। अच्छा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ वियना। जो वियना कांग्रेस है उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना के मेन पॉइंट क्या थे? जो बर्बन डायनेस्टी है वो उसको वापस से ले आते हैं। बर्बन डायनेस्टी के रूलर कौन थे? लुई द 16। ठीक है, लुई 16 के भाई थे, कोई कजन वजन होंगे, लुई फिलिप, उनको राजा बना दिया जाता है। और फ्रांस की जो बॉर्डर है, फ्रांस की जो बॉर्डर्स हैं उस पर छोटे छोटे स्टेट्स को एस्टेब्लिश कर दिया जाता है जहाँ पे ट्रूप्स रहते हैं। ये जो चार कंट्रीज़ हैं उनके आर्मी के, वो देखेंगे कि भाई फ्रांस अब फिर से कोई हरकत ना करे, फ्रांस में कोई दूसरा रूलर ना आ जाए जो ये एक्सपेंशन करेगा। ठीक है, फिर जो फ्रांस की टेरिटरीज हैं ये चारों की चारों कंट्रीज अपने आपस में बांट लेती हैं। पर देखो जो नेपोलियन ने 39 स्टेट्स की जो कन्फेडरेशन बनाई थी, 39 स्टेट्स की कन्फेडरेशन मतलब जो बताया था कि नेपोलियन ने बहुत जो स्टेट्स जीते थे उनको साथ में कर लिया था और सबका रूलर वही बन गया था। मतलब एक लूज सा एक स्टेट बना दिया था इनने, है ना। छोटे छोटे जो किंगडम्स थे उनको एक मिला के एक पूरा का पूरा स्टेट बना दिया था और यहीं पे ये रूल कर रहा था। तो इसको जो कंट्रीज हैं उन्होंने छोड़ दिया कि चलो ठीक है अच्छा लग रहा है, इसको ऐसे ही रहने दो। बाकी की जो टेरिटरीज थी फ्रांस की उनने कैप्चर कर ली थी। जैसे
The Kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Genoa added to the Piedmont in south. Prussia was given important territories on the western frontier and Austria was given the control of northern Italy. देखो प्रशिया, रशिया और बाकी जो स्टेट्स हैं उनको जो आसपास के किंगडम्स हैं उनका एक्सेस मिल चुका था, ठीक है। Conservative regimes set up in 1815 were autocratic. They did not tolerate the criticism or dissent and sought to curb activities that question the legitimacy of autocratic government. देखो जो कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप हुए थे अभी सुन के तो अच्छा लग रहा है कि यार ये नेपोलियन के हिसाब से रूल कर रहे हैं, पर ये जो कंजर्वेटिज्म की जो आइडियोलॉजी आई थी, जो कंजर्वेटिज्म आया था, ये कैसा था? ऑटोक्रेटिक था। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या है कि भाई अपने हिसाब से रूल करना। अब राजा ने कुछ गलत किया है तो राजा को कोई क्रिटिसाइज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। कोई करेगा तो उसको जेल में डाल देंगे या एग्जीक्यूट ही कर देंगे, खत्म कर देंगे हम लोग। Most of them impose censorship laws to control what newspaper says. ठीक है, देखो यही वही censorship लगा दिया अन्य नेपोलियन की तरह कि नहीं भाई तुम कुछ बोल ही नहीं सकते। The memory of French Revolution was nonetheless continued to inspire liberals. ठीक है, जो नए नए लिबरल्स हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी से इंस्पायर होते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक, द रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, अब कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप हो चुके थे इटली में और बाकी की कंट्रीज में भी, तो जो लोग हैं वो जो सरकार को क्रिटिसाइज करते थे, जो एक नेशन स्टेट की बात करना चाहते थे, वो भी डर चुके थे इन सब चीज़ों से। क्यों? अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमें मार दिया जाएगा या हमें मतलब हमें जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉप मैनी नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। ठीक है, तो जितने नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे थे, जितने नेशनलिस्ट उभर रहे थे, जो नए नए रेवोल्यूशनरीज उभर रहे थे, वो इस सब के बाद अंडरग्राउंड हो जाते कि भाई अब हमसे नहीं हो रही, अब हम छुप छुप के जो भी काम करना है करेंगे। पहले सामने खड़े होकर राजा से सवाल कर रहे थे, अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं बची थी। ठीक है, सीक्रेट सोसाइटी स्प्रैंग इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन ट्रेवल रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। ठीक है, सीक्रेट सोसाइटीज बनती हैं। मोस्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज द नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। ठीक है, बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरीज थे उनने क्या देखा है कि नेशन स्टेट बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो फ्रीडम की लड़ाई है उसका अल्टीमेट गोल क्या है? हमारा नेशन स्टेट बनना। ठीक है, एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे गुसिपी मैजिनी, born in Genoa 1815. He became the member of secret society of Carbonari. As the young man of 24, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. ठीक है, देखो ऐसी एक रेवोल्यूशनरी है गुसिपी मैजिनी। इनका जन्म कब होता है? 1805 में। ये भी मतलब जब बड़े होते रहते हैं तो अलग अलग सीक्रेट सोसाइटीज से ज्वाइन करते हैं। ऐसी एक सीक्रेट सोसाइटी इनने ज्वाइन की थी जिसका नाम क्या था? सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी। अब जब ये 24 साल के होते हैं, 24 साल के जब होते हैं तो इनको एग्जाइल पे भेज दिया जाता है, मतलब देश निकाला दे दिया जाता है फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन, मतलब एक रेवोल्यूशन फैलाने के लिए, एक रिवोल्ट करने के लिए लिगुरिया में। बाद में चल के अपनी खुद की 2 सीक्रेट सोसाइटीज ढूंढते हैं। सबसे पहले यंग इटली, कहाँ पे? मार्साइल्स में, और फिर दूसरी है यंग यूरोप, कहाँ पे? बर्न में। ये 2 इनकी सीक्रेट सोसाइटीज होती हैं। माजिनी बिलीव्ड दैट God had intended nations to be natural unit of mankind. ठीक है, देखो इनने क्या बोला है कि माजिनी का क्या कहना था कि जो नेशंस है वो सोल रहना चाहिए, कोई इन पर रूल नहीं करेगा। ठीक है, डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, नेशन स्टेट बनना चाहिए। भगवान का भी यही कहना है। ठीक है, मेटरनिच ने माजिनी को क्या बोला है? मेटरनिच डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। जो सोशल ऑर्डर है, जो हमारी सोसाइटी है, उसका एनिमी बताया है, मोस्ट डेंजरस पर्सन बताया है हमारी सोसाइटी का। किसने? ड्यूक मेटरनिच ने।